एफसीआरए बिल पर सरकार विपक्ष आमने सामने आई। संसद में आज भी हंगामे के आसार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा है विपक्ष। दिल्ली में आज एनडीए सांसदों की तिरंगा रैली। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन। पीएम मोदी ने किया किताब का विमोचन। कहा यह किताब लोकतंत्र के लिए धरोहर बनेगी। झारखंड छात्र आंदोलन का आज 19वां दिन। मांगों पर अड़े हैं छात्र। सरकार से टकराव लगातार जारी। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर जोरदार हमला। बीजेपी काम झूठ, फरेब और साजिश। और राम मंदिर के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया लगातार जारी। 18 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। इंटरव्यू के बाद 3 नामों का चयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो है एफसीआरए बिल पर सरकार विपक्ष आमने सामने है। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि अमित शाह के बयान पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। तो एफसीआरए बिल पर भी सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। जहां आज भी जब सदन की कार्यवाही अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी, तो उस दौरान आपको बताते चले कि यहां पर जोरदार सियासी हंगामा देखने को मिल पाएगा, क्योंकि विपक्ष की फिलहाल एक मांग की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे। दिल्ली में जब नीट पेपर लीक को लेकर लगातार यहां पर छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बाद यहां पर जो लाठी भांजी गई थी छात्रों पर, उसका जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया गया। और उसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है, जबकि अमित शाह और सरकार की तरफ से यह कहना कि हम जल्द ही जवाब के लिए तैयार हैं और चर्चा के लिए भी तैयार है। विपक्ष के सवाल जो यहां पर पूछे जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष की एक ही मांग इस वक्त अड़ी हुई है। सदन के बाहर और भीतर लगातार गतिरोध जारी है। कल तक भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे थे, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। आज चुकी सदन की कार्यवाही, उसके बाद 2 दिन और ये सदन की कार्यवाही चलेगी और उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। लेकिन सदन में जिस तरह से सदन के भीतर और बाहर लगातार विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया जाता है और हंगामे की भेंट ये कार्रवाई चढ़ जाती है, उसके बाद सीधे तौर पर यह कहना है कि आम जनमानस के मुद्दों पर आखिर कब बात होगी। पूरे देश भर की निगाहें टिकी होती है लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को लेकर, दोनों सदनों की कार्यवाही पर, कि यहां पर आम जनमानस देश हित के मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जबकि विपक्षी पार्टी का यह कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम मुद्दे उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जवाब दे, क्योंकि इस वक्त सबसे हाईलाइटेड अगर कोई मुद्दा है तो वो नीट पेपर लीक, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर विपक्ष यहां पर मांग पर अड़ा है। और इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया था, उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से लगातार हो हल्ला किया जा रहा है। जबकि सरकार यह हवाला दे रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला है, तो उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी। लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था, जो लाठी यहां पर भांजी गई थी या फिर छात्रों के साथ बर्बरता हुई थी, उसको लेकर जवाब देंगे। लेकिन इस बीच खास बात यह है कि अब एनडीए भी सड़कों पर उतर आया है। एनडीए की तरफ से भी सदन के बाहर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार और सत्ता पक्ष अपना जवाब देने के लिए तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां झारखंड और केरल को लेकर कब अपनी बात रखेंगी, कब उस पर जवाब देंगे। वहां पर क्यों चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि वहां झारखंड में भी छात्रों के साथ बर्बरता की गई थी और ऐसी बर्बरता की गई थी जहां पर कई छात्र अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, क्योंकि वो उस प्रदर्शन में और पुलिस की लाठी से घायल हो गए थे। और सीधे चलिए आपको लोकसभा की कार्यवाही में लिए चलते हैं, जहां लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। विचारों को विमर्श करें। लोकतंत्र में आपस में सहमति बनती है। मेरा आप सबसे आग्रह, पुनः आग्रह, निवेदन है, देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है संसद चले, संवाद हो, चर्चा हो, और इसकी प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है। मेरा आपसे आग्रह रहता है हमेशा कि संसद की प्रतिष्ठा को मत गिरने दो। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद की प्रतिष्ठा को इस तरीके से तख्तियां, नारेबाजी से गिरना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ नेता हैं, देश का नेतृत्व करते हैं।
बालू जी, आप सीनियर लीडर हैं, मैं आपको अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दूंगा। मेरा मत है कि प्रश्नकाल चलने दें, प्रश्नकाल के बाद आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर पर्याप्त दूंगा। प्रश्नकाल में चलने दें, आप तख्तियां लेकर सदन पे बैठे अपनी अपनी सीट पे विराजें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी आप सदन में गतिरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। की कार्यवाही को शुरू हुए अभी महज 4 मिनट हुए थे और दोपहर 2 बजे के लिए एक बार फिर से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष से यहां पर आह्वान किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि आप चुप हो जाइए, सदन की कार्यवाही को चलने दीजिए, देश हित के मुद्दों पर बात करने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज एक बार फिर से जो विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया और सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। अब इस बीच बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां दिल्ली में तिरंगा यात्रा अभियान को हरी झंडी, भारत मंडपम में नेशनल स्टेडियम तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। आपको बताते चले कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन इस दौरान मौजूद रहे, उन्हीं के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई, जहां तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना कर दिया गया। एनडीए के सांसदों की तिरंगा बाइक रैली भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक ये रैली निकाली गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी इस दौरान शामिल हुए। तो बड़ी खबर जहां आपको बताते चले कि आज तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, चूंकि 9 अगस्त से इसका आगाज हो चुका है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी के और तमाम जो एनडीए के सांसद और कार्यकर्ता हैं वो धरातल पर डटे हुए हैं और लगातार घर घर तक तिरंगा यात्रा को लेकर तमाम जागरूकता और अपील यहां पर पहुंचाई जा रही है। लेकिन इस बीच अब आपको बता दें कि दिल्ली से भी वही तस्वीरें सामने आई, जहां भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक एक विशाल रैली निकाली गई। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के नेतृत्व में उन्होंने यहां पर हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ये बाइक रैली रवाना हुई। मैराथन, जहां आपको बताते चले कि तमाम जो युवा हैं उनका जोश पूरी तरह से हाई देखने को मिला और ऐसे में साइकिल रैली निकाली गई है, जहां पर साइकिल पर सवार होकर ये युवा आगे चलते हुए नजर आए हैं और ऐसे में एनडीए सांसदों की तिरंगा रैली देखने को मिली भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक और युवाओं में जोश हाई था। और ऐसे में लगातार लोगों से भी और युवाओं से, जो क्योंकि आने वाले समय का जो भविष्य है वो ये जेनजी और ये युवा है और इन्हीं को लगातार अपील की जा रही है कि हर घर तिरंगा अभियान में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जुड़े और लोगों तक ये जागरूकता फैलाएं, ताकि आने वाले समय पर जो देशभक्ति से ओत प्रोत या देशभक्ति के इर्द गिर्द तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल पाए। और ऐसे में 17 अगस्त तक फिलहाल ये तिरंगा अभियान यात्रा चल रहा है। हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत जहां भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक विशाल रैली निकाली गई। और एक और बड़ी खबर इसी बीच, जहां अतीक अहमद के बेटे के एक्सीडेंट का वीडियो, अबान अहमद के एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद का ये अभी हाल फिलहाल में हादसा हुआ था और ऐसे में आपको बता दें कि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां डिवाइडर से किस तरह से टकरा जाती है ये कार और ऐसे में अपने भाई से अली अहमद से मिलने वो जेल जा रहा था, लेकिन उस दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है। और जब ये हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ था उसके बाद लगातार लोगों के मन में कहीं ना कहीं असमंजस और संशय की स्थिति बरकरार थी कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है या फिर क्या कुछ वो वजह रही होगी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसी के आधार पर जांच की जाएगी। अबान अहमद के एक्सीडेंट का ये वीडियो है, आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद का हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 दोस्त और इस हादसे की चपेट में आए थे जिनकी मौत हो गई थी और अब ऐसे में अतीक के बेटे के एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है।
तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अबान अहमद के एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है और अब ये वीडियो के आधार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जहां अतीक अहमद के बेटे के हादसे का ये वीडियो है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि इसी पूरे मामले के तहत अब कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि जो असमंजस की स्थिति थी वो लगातार ये बनी हुई थी कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ है। लेकिन अगर आप गाड़ी की स्पीड देखेंगे तो बहुत तेज रफ्तार में है और जिस तरह से गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो साइड में एक पत्थर या फिर किसी कोई बड़ा यहाँ पर चीजें सामने आई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ और गाड़ी एकदम से पलट जाती है और गाड़ी पलटने के बाद यहाँ पर बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां अतीक अहमद के बेटे के एक्सीडेंट का ये वीडियो है। अबान अहमद के एक्सीडेंट का वीडियो अब सामने आया। तो देखिए अबान अहमद के हादसे का ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें अबान अहमद के दो बेटे भी इस हादसे की चपेट में आए थे और अतीक के बेटे के एक्सीडेंट का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसको लेकर खूब जोरों के साथ चर्चा हो रही है। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट थी कि कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है जो अबान अहमद को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि अतीक के बेटे की मौत के बाद पूरी तरह से कहीं ना कहीं अतीक अहमद का जो साम्राज्य है, जो पूरा परिवार था, वो तहस नहस हो चुका है। अभी यहाँ पर अतीक अहमद की बीवी परवीन कहां है, इस बारे में भी कुछ नहीं पता चला। तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं जब वो फरार बताई जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तारिक इकबाल झांसी से मेरे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। तारिक, चूंकि देखिए अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो के आधार पर अब पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, किस तरह से कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा? आपको बता दूं कि पुलिस को क्या किया गया है, तो पुलिस इस पर जांच कर रही है। वहीं आज ये वीडियो वायरल हुआ है इस पर। तारिक, अब जो ये वीडियो वायरल हो रहा है इसके आधार पर अभी फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति तो थी कि ये कहीं साजिश तो नहीं है, लेकिन अब सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा हादसा था जिसकी चपेट में अबान और उसके दोस्त भी आए। तारिक, आवाज पहुंच रही है? चलिए, फिलहाल तारिक से संपर्क नहीं हो पा रहा है और ऐसे में लगातार ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां अतीक अहमद के जो बेटे, छोटा बेटा था अबान अहमद, जिसका हाल फिलहाल में हादसा हुआ था, सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा था कि आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ है। क्या महज तेज रफ्तार जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है वही कारण होगा? लेकिन अब ये वीडियो साक्षात सामने आ चुका है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार ही प्रमुख कारण रहा। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया लगातार जारी है। 5300 आवेदकों में से 18 नामों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, क्योंकि आपको बता दें कि अब यही 18 उम्मीदवार हैं जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और अब इन सभी 18 उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा। जो भी सीईओ के पद के लिए यहाँ पर सही व्यक्ति होगा उसका चयन किया जाएगा। अब ऐसे में इंटरव्यू के बाद 3 लोगों का चयन होना है और ऐसे में प्रक्रिया लगातार जारी है, जहां तीनों नाम मंदिर ट्रस्ट के सामने रखे जाएंगे। गहनता से उसको लेकर चर्चा होगी। राम मंदिर ट्रस्ट एक नाम पर मुहर इस दौरान लगाता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि 18 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इंटरव्यू के बाद 3 का चयन किया जाएगा और ऐसे में फिलहाल उन 3 को लेकर भी मंथन का सिलसिला देखने को मिल पाएगा। तीनों नाम मंदिर ट्रस्ट के सामने रखे जाएंगे और उसी के बाद जो चीजें हैं, जो कार्रवाई है, वो यहाँ पर सामने आएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल लगातार कोशिश यही की जा रही है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था और नए सीईओ के पद की अगर यहाँ पर तैनाती 3 लोगों की होती है तो आने वाले समय में इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति ना होने पाए। और ऐसे में अब आगे किस तरह से कार्रवाई, किस तरह से सिलसिला देखने को मिलता है, वो फिलहाल लगातार चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इंटरव्यू के बाद 3 नामों का चयन होना है। तीनों नाम मंदिर ट्रस्ट के समक्ष रखे जाएंगे, उसके बाद गहनता से मंथन होगा और उस पर शायद एक या फिर तीनों का चयन होना है। राम मंदिर ट्रस्ट नाम पर एक
एक नाम पर मुहर लगेगी। तो अभी फिलहाल 18 उम्मीदवार हैं, क्योंकि तकरीबन 3000 से ज्यादा यहां पर नाम सामने आए थे और ऐसे में बहुत से लोगों ने यहां पर आवेदन किया था। उन लोगों का चयन प्रक्रिया और इंटरव्यू जब यहां पर लिया गया तो महज 18 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अब 18 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद अब 3 नाम और शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इन 18 उम्मीदवारों में से। उसके बाद जो 3 नाम होंगे वो 3 नामों का पैनल आगे भेजा जाएगा मंदिर समिति के पास। उसके बाद वो गहनता से चिंतन मंथन करेगा और चिंतन मंथन करने के बाद महज एक नाम ऐसा होगा जो कि सीईओ पद के लिए जो सही व्यक्ति होगा, जो पारदर्शिता और निष्पक्षता के तहत चीजों को सुनिश्चित करेगा, उसी के तहत इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा और सीईओ के पद पर उसकी तैनाती कर दी जाएगी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन कराने के लिए कई इलाकों और चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान 44 वाहन सीज कर दिए गए, जबकि 3558 वाहनों के चालान काट दिए गए। अब ऐसे में हेलमेट ना पहनने पर 1240 और नो पार्किंग में 943 चालान हुए हैं। वहीं रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर 448 और दोषपूर्ण नंबर प्लेट पर 192 कार्रवाई की गई है। अब बिना बीमा वाहन चलाने पर 107 और 3 सवारी बैठाने पर 103 चालान काटे गए हैं। आपको बताते चलिए कि कमता पॉलिटेक्निक क्षेत्र में अनाधिकृत वाहन स्टैंड और सवारी भरने पर भी निगरानी की गई है और पॉलिटेक्निक से चिन्हट तक संयुक्त निरीक्षण में 153 सुधारात्मक बिंदु चिन्हित किए गए हैं। तो एक तरफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। जो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। अगर हेलमेट नहीं पहना है तो उनके चालान काटे गए हैं। जहां हेलमेट ना पहनने पर 1240 लोगों के वाहन सीज भी कर दिए गए हैं। रॉन्ग साइड, नो पार्किंग, ऐसी तमाम चीजें हैं कि ट्रैफिक अव्यवस्था देखने को ना मिल पाए और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो भी तमाम गाइडलाइन या नियम रहते हैं उसका उल्लंघन अगर कोई करता है तो उस पर भी लगातार सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस का सीधे तौर पर कहना कि सड़क हादसे बहुत ज्यादा पिछले कुछ समय से हो रहे हैं और इसके पीछे की पूरी वजह यह है कि लोगों की तरफ से रॉन्ग साइड चला जाता है, हेलमेट नहीं पहना जाता, गाड़ियों को गलत तरीके से चलाया जाता है। दुपहिया वाहन को भी यहां पर उनके पास लाइसेंस नहीं होते और जो नाबालिग हैं उनको भी उनके माता पिता वाहन दे देते हैं, जिसके बाद ये बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और उसकी चपेट में वो खुद मासूम लोग भी आ जाते हैं। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से विशेष और गहनता से यह अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को यहां पर लगातार चेकिंग की जा रही है और अभियान चेकिंग के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर 1240 वाहनों के लाइसेंस यहां पर निरस्त कर दिए गए हैं। रॉन्ग साइड जो चलाता है उन वाहनों को सीज करने का काम किया गया और ट्रैफिक पुलिस का कहना है इस तरह का बड़ा जो चेकिंग अभियान है वो फिलहाल आगे भी जारी रहेगा। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और काशी क्षेत्र के नवनियुक्त प्रभारी रमेश सिंह के पहली बार वाराणसी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार और भव्य स्वागत किया। अब लखनऊ से वाराणसी तक कई जगह कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की, माल्यार्पण किया और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। जगदीशपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, मछली शहर और बाबतपुर में ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने उत्साह जताया। वाराणसी की सीमा में संत अतुलानंद पहुंचने पर जिला और महानगर के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सर्किट हाउस में भी भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां पर उन्होंने हर हर महादेव के उद्घोष के बीच रमेश सिंह का अभिनंदन किया। तो ये वाराणसी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रमेश सिंह के स्वागत में उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम, जहां पर हर हर महादेव के नारे लगे, ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा से यहां पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी। कार्यकर्ताओं के उत्साह से संगठन में अब नई ऊर्जा आएगी। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर लगातार जोश भरने का काम कार्यकर्ताओं में किया जा रहा है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता जितनी मजबूती के साथ धरातल पर काम करेंगे उतनी ही मजबूती के साथ जो परिणाम है वो देखने को मिल पाएंगे। और ऐसे में आपको बताते चले कि फिलहाल जो स्थिति देखने को
मिल पा रही है उसमें नव नियुक्त काशी में जो कार्यकर्ताओं का हुजूम था, जो सैलाब था, वो यहां पर उमड़ा। रमेश सिंह का भव्य स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों की धुन पर और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। हालांकि कुछ प्रतीक थे यहां पर जो कि काशी से जुड़े हुए थे, वो भी उनको उपहार के तौर पर भेंट किए गए और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं किस तरह से रमेश सिंह के स्वागत में कार्यकर्ताओं का यह हुजूम उमड़ा, जहां पर कार्यकर्ताओं का यह कहना कि अब संगठन को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। वहीं मुरादाबाद की कमिश्नरी सभागार में ओडिशा साहित्योत्सव से जुड़ी हुई वीडियो मैगजीन का लोकार्पण किया गया। अब मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने डिजिटल माध्यम से इसका विमोचन किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के माध्यम से मुरादाबाद मंडल की साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास किया गया है। इसी साल 22 से 26 जनवरी तक गांधी मैदान में 5 दिवसीय साहित्योत्सव आयोजित किया जाएगा। साथ ही इसमें साहित्य, कला, संस्कृति और पुस्तक मेले के साथ साथ खान पान की परंपराएं भी आकर्षण का केंद्र रही हैं। साथ ही अब उत्सव के महत्वपूर्ण सत्र और विमर्श वीडियो मैगजीन में संकलित किए गए हैं। इन्हें जिला प्रशासन के डिजिटल मंच और नगर निगम के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा। तो मुरादाबाद की तस्वीरें जहां मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने विमोचन किया है साहित्योत्सव का। ओडिशा वीडियो मैगजीन का भव्य लोकार्पण भी इस दौरान हुआ। तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद रहे और बाकायदा उनको साहित्यिक विरासत को डिजिटल मंच पर अब कैसे पहचान दिलाई जा सकती है, इसको लेकर विचार विमर्श का सिलसिला चला ताकि जो उत्तर प्रदेश की गौरवान्वित चीजें हैं वो लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की संस्कृति और परंपरा भी लगातार बरकरार रहे। ओडिशा वीडियो मैगजीन का भव्य लोकार्पण की तस्वीरें जहां पर बकायदा तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो यहां पर मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही कमिश्नरी सभागार में ओडिशा साहित्योत्सव से जुड़ी हुई वीडियो मैगजीन का लोकार्पण किया गया है और ये बहुत बेहतर परिणाम आगे आने वाले समय पर दिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि आने वाला जो समय है वो सोशल मीडिया का दौर है और एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से साहित्यिक विरासत को अब डिजिटल मंच पर एक बड़ी पहचान दी जा रही है। अब लोगों तक और आने वाली पीढ़ी तक अब साहित्य के से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारी है वो विस्तार पूर्वक पहुंचाई जाएगी। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने डिजिटल माध्यम से उसका विमोचन किया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर वो पहुंचे हुए थे और उनका सीधे तौर पर कहना कि ओडिशा के माध्यम से मुरादाबाद मंडल की साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कि 22 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में हमने यहाँ पर एक सांस्कृतिक साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया था, ओडिशा चौपाला साहित्योत्सव। एक अलग तरीके की संकल्पना थी जिसको विशेष रूप से 2 मूल वजहें थी उसकी। एक तो पुस्तकों से लोगों को जोड़ना, दूसरा लोक संस्कृति से लोगों को जोड़ना और साथ ही मुरादाबाद जैसे शहर में साहित्य उत्सव को लेकर आना। जो राष्ट्र स्तर पर जो प्रसिद्ध लोग हैं जिनको लोग डिजिटल माध्यम से देखते हैं, उनको यहाँ पर आमने सामने सुनना एक सफल समारोह रहा और सभी ने उसमें बहुत उत्साह के साथ भागीदारी की। और देखिए किस तरह से ओडिशा साहित्योत्सव का यहाँ पर लोकार्पण किया गया। आंजनेय कुमार सिंह को भी आपने सुना, जो कि मंडल आयुक्त हैं, उनका सीधे तौर पर कहना कि अब चूंकि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहचान दिलाने की कोशिश है ताकि साहित्य से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो आगे आने वाली जनरेशन को, आगे आने वाली पीढ़ी को और जो नए युवा है, जो देश का भविष्य है, उनको साहित्य की यहाँ पर एक विस्तार पूर्वक जानकारी मिल सके। और उसके पीछे की मंशा फिलहाल यही है कि लोगों तक एक एक जानकारी पहुंचानी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की संस्कृति से जुड़ी हो, चाहे वो विरासत हो, चाहे वो परंपरा हो, ऐसी तमाम चीजें जो साहित्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि लोगों में आजकल साहित्य से जुड़ी हुई जानकारी नहीं है और बहुत ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। और उसके चलते अब साहित्योत्सव के खास सत्र का अब ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। इसको लेकर खुद जानकारी मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह की तरफ से दी गई है। उनका कहना कि जो कार्यक्रम रहा वो सफल रहा और सफलतापूर्ण तरीके से संपन्न भी हुआ, लेकिन अब इसको आगे आने
वाले समय पर विशेष तौर पर इस अभियान को और ब्रॉड किया जाएगा, व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा, ताकि इस अभियान के माध्यम से लोगों को भी पहचान मिले और लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ सके। और ऐसे में ओडिशा वीडियो मैगजीन का जो भव्य लोकार्पण हुआ उसको काफी खुशी यहाँ पर मंडल आयुक्त के तौर पर उन्होंने सराहना भी की है। और उनका सीधे तौर पर कहना कि जो उत्तर प्रदेश की अलग अलग बोलियां हैं, जो भाषाएं हैं, वो भी लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि जब लोग यहाँ से पलायन करते हैं अपने काम को लेकर, रोजगार को लेकर, तो वो अपनी बोली भाषा को वही छोड़ देते हैं जहां से वो पलायन कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह सीधे तौर पर यह दर्शाते हुए नजर आए कि उद्देश्य महज ये है कि साहित्य और जो उनके इर्द गिर्द यहाँ पर परंपरा और संस्कृति है उसको लोगों तक भी पहुंचाना है, ताकि उत्तर प्रदेश के हर एक छोटे मंडल स्तर तक जो भी तमाम लोग हैं उनकी पहचान पहुंच सके आगे भी, और उनकी बोली और भाषा का भी इस्तेमाल करते हुए उसकी सराहना की जा सके। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पिछड़े तौर पर देखने को मिल पाती है, और उसी को लेकर इस पूरे कार्यक्रम का भव्य तौर पर लोकार्पण किया गया। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।